On behalf of Shreyash Classes, I welcome you again in this session of income tax. And today we are going to discuss about the residence of assessee, करदाता का निवास स्थान। हिंदी में इसका टाइटल दिया हुआ है करदाता का निवास स्थान। कल की बातों को यदि हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लें तो कल हमने बात की थी कि इनकम के डिफरेंट हेड्स क्या हैं। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। फिर बात की थी कि इनकम किसे कहते हैं। फिर बात की थी असेसमेंट ईयर क्या होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, which starts from 1st of April and ends on 31st March in next year, that is the assessment year. तो जिस साल टैक्स लगता है वो असेसमेंट ईयर में लगता है, पर टैक्स लगेगा उस इनकम पर जो कि उसने पिछले 12 महीने में कमाई है, जिसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। इट मीन्स प्रीवियस ईयर इज जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर 12 months पीरियड ऑफ टाइम। असेसमेंट ईयर से तुरंत पहले के 12 माह की अवधि प्रीवियस ईयर कहलाएगी। उस प्रीवियस ईयर की इनकम पर इस असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। जैसे अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है 2020 से 2021, 1 अप्रैल 2020 एंड दिस विल एंड ऑन 31 मार्च 2021। इसमें टैक्स लगेगा उस इनकम पर जो आपने अर्न की है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये है प्रीवियस ईयर। फिर बात की थी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, और इस तरह से कैजुअल इनकम क्या होती है। कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें इस बारे में की थी। जीटीआई क्या होता है, टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होता है, ये बात। आज उससे आगे, और वो है करदाता का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ असेसी। सामान्यतः जो भारत का रहने वाला व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है, परंतु भारत का नागरिक होने के बावजूद जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वो भारत का निवासी भी हो। 3 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं इसमें निवासी के लिए। एक होती है निवासी, जिसको हम कहेंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा होगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जिसको हम शॉर्ट में एनआरआई भी कहते हैं। ये तो 3 कैटेगरीज होती हैं निवास स्थान के आधार पर व्यक्तियों की या करदाताओं की। पहला रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में निवासी। दूसरा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में असाधारण निवासी। और तीसरा ए निवासी, भारत में ए निवासी, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आपको मालूम है कि करदाता एक नहीं अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। कल आपको बताया था असेसी की कैटेगरीज क्या क्या होती है। एक इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति विशेष, जिसको व्यष्टि कहते हैं हिंदी में। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी करदाता है। तीसरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समुदाय, ये भी करदाता होते हैं। चौथा बिजनेस फर्म, व्यापारिक संस्था, ये भी करदाता है। ये पर्सन की परिभाषा में आती है। कंपनीज, ये भी करदाता है। और छठा लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय सत्ताएं, ये सब करदाता होती हैं।
तो ये सब करदाता हैं इन 3 कैटेगरीज में विभक्त किए जा सकते हैं। आइए हम पहले करदाता की बात करते हैं। फर्स्ट, ये करदाता है एंड ही इज इंडिविजुअल, और सबसे इंपॉर्टेंट केवल यही है जिसको व्यष्टि कहते हैं हिंदी में। ध्यान ये रखना है कि इस टॉपिक पर, इन बातों को लेकर जिस पर आज चर्चा हो रही है, शॉर्ट नोट पे प्रश्न पूछ लिया जाता है और पूरे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इस पर। तो आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे हो एग्जामिनेशन के, तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक पर प्रश्न होते रहे हैं थ्योरी में। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। ओके, इंडिविजुअल करदाता जो होगा वो कब इन 3 कैटेगरीज में आ सकता है, रेजिडेंट की, नॉट ऑर्डिनरीली की और नॉन रेजिडेंट की। ठीक है, पहली कंडीशन ए, ये बेसिक कंडीशन है, मूलभूत शर्त, ये होना तो जरूरी होगा ही होगा। ठीक है, और इसमें 2 कंडीशन है इसकी। फर्स्ट, if an individual resides in India for 182 or more days in a previous year, फिर से सुनिएगा, यदि कोई करदाता, व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, केवल इंडिविजुअल की, यदि कोई करदाता जो कि व्यक्ति है, व्यष्टि है, वो गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 या इससे अधिक दिन के लिए रहा हो, तो वो भारत का निवासी होगा। इट मीन्स resides in India for 182 or more days in previous year। यदि हम 2020 और 21 के असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 19-20 में, 2019 से 2020 तक के पीरियड में ये करदाता भारतवर्ष में 182 दिन या इससे अधिक के लिए रहा हो, तो वो भारत का निवासी होगा। और समझ में आ रही पहली कंडीशन। अथवा दूसरी कंडीशन, वह गत 4 वर्षों में से 365 दिन भारत में रहा हो। resides in India for 365 days or more out of 4 previous years and 60 days in previous year। वह भारत में गत वर्षों से तुरंत पहले के 4 वर्षों में से, गत वर्ष के तुरंत पहले के 4 वर्षों में से 365 दिन भारत में रहा हो, तथा गत वर्ष में भी 60 दिन रहा हो। 2 बातें हैं इसमें। सेकेंड कंडीशन में 2 कंडीशन इन्वॉल्व हैं। गत वर्ष से तुरंत पहले, यदि 20-21 हमारा वो है असेसमेंट ईयर, तो गत वर्ष हो जाएगा 19-20। उससे तुरंत पहले तो 19-20 में से 4 घटा दें, तो 19-20 से 4 घटाएंगे तो 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। इन वर्षों में, इन 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन या उससे अधिक के लिए
भारत में रहा हो तथा गत वर्ष 19-20 में वो 60 दिन रहा हो तो वो भारत का निवासी कहलाएगा। बात क्लियर होगी। ये है बेसिक कंडीशन जो दो हैं और दो में से किसी एक को भी पूरी कर लेता है तो वो भारत का निवासी हो जाएगा। यदि पहली कंडीशन पूरी कर लेता दूसरी नहीं करता तो निवासी है, दूसरी पूरी कर देता और पहली नहीं करता तो भी निवासी होगा। ये बेसिक कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। आइए फिर ये बी और सी ये एडिशनल कंडीशन कहलाएंगे, अतिरिक्त शर्तें। पहले बी की बात करते हैं। बी में रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 years out of 10 previous years, वह गत वर्षों में 2 वर्ष, गत 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारत में रहा हो तो वो भारत का निवासी होगा। तीसरी शर्त ये कहलाएंगे एडिशनल, अतिरिक्त है ये। रिजाइड्स इन इंडिया, भारत में रहा हो फॉर 730 days आउट ऑफ 7 previous years। बी शर्त है कि गत 10 वर्षों में से 2 वर्ष वह भारत का निवासी रहा हो, भारत का निवासी रहा हो। सी में वह गत 7 वर्षों में से 730 दिन या उससे अधिक दिन के लिए भारत में रहता हो तो वो भारत का निवासी कहलाएगा। ये अतिरिक्त शर्त है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि ये जो शर्त है बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये उनके लिए लागू होती है जो भारत के नागरिक हैं। देखना, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, ये बी कंडीशन जो है ये उन लोगों के लिए लागू होती है जो भारत के नागरिक हैं। निवासी होना अलग चीज़ है, नागरिक होना अलग चीज़ है, ध्यान रहे। निवासी होना इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आता है और नागरिक होना भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक है, अथवा वह भारतीय मूल का हो। भारतीय मूल किसे कहेंगे? भारतीय मूल का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो 1947 से पहले के भारत में, ध्यान देना 1947 मतलब आज़ादी से पहले, जब इंडिया अनडिवाइडेड था, पूरा था, पाकिस्तान भी इंडिया में था, बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था और इंडिया तो है ही, तो तीनों देश मिलकर के अनडिवाइडेड इंडिया, एक विभाजित भारत कहलाते थे। तो जो एक विभाजित भारत के में रहे हों या उनके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स और अथवा उनके नाना नानी, ग्रैंड मैटरनल पेरेंट्स, ये यदि भारत के मूल के रहे हों या भारत में पैदा हुए हों तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा या इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। बात समझ में आ गई? फिर सुन लीजिएगा, तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, इसके बाद को खास बातें इसमें रह नहीं जाएंगी। करदाता के निवास स्थान की बात कर रहे हैं।
निवास स्थान के आधार पर करदाता को हम 3 भागों में बांटते हैं: रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, NRI जिसको कहते हैं। करदाता में आप जानते हैं व्यक्ति होता है, बिजनेस फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इत्यादि ये सब हैं, और इन सब के लिए परिभाषा अलग अलग होगी। व्यक्ति के लिए परिभाषा, व्यक्ति जिसको इंडिविजुअल कहते हैं, उसके लिए परिभाषा ये है। पहली जो बेसिक कंडीशन कहलाती है उसके 2 भाग हैं। पहली शर्त ये है कि ही इज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज इन प्रीवियस ईयर, गत वर्ष में वह भारत में 182 या इससे अधिक दिन के लिए रहा हो। अथवा दूसरी कंडीशन की ये है कि वह भारत में जो है गत 4 वर्षों से में 365 दिन भारत में रहा हो, अथवा तथा गत वर्ष में भी वो 60 दिन भारत में रहा हो। दूसरी कंडीशन में 2 बातें हैं: गत 4 वर्षों में से 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में भी 60 दिन रहा हो। ये 2 बातें हैं। फिर उसके बाद ये पहली एक कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है वो पूरी होती है, जिसके 2 भाग थे। अब आती है 2 B और C, ये एडिशनल कंडीशन है, अतिरिक्त शर्तें। क्या है B कंडीशन? कि वह व्यक्ति जो भारत में गत वर्षों में 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए भारत का निवासी रहा हो। गत 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। भारत में रहा हो नहीं, शब्दों का ध्यान रखना, भारत का निवासी रहा हो, अर्थात पहली कंडीशन पूरी की हो। इसका मतलब ये हुआ 10 वर्षों में से 2 वर्ष वो भारत का निवासी रहा हो। दूसरी शर्त उन लोगों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं परंतु कमाने के लिए या अर्निंग सोर्स के लिए विदेश में चले गए, विदेश में बस गए हैं और भारत में उनका आना जाना लगातार बना रहता है। तो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, ये तो भारत के नागरिक हो या भारत मूल के निवासी हो। अब भारतीय मूल के निवासी किसे कहते हैं? भारतीय मूल के निवासी उन्हें कहा गया है जो अनडिवाइडेड इंडिया अर्थात 1947 से पहले जो इंडिया था उसमें वह व्यक्ति के दादा दादी नाना नानी पैदा हुए हों, whose grandparents and maternal parents born in undivided India in before 1947, वो भारत के मूल के लोग कहलाएंगे। तो यदि वो हों तो वो भारत के नागरिक की तरह माने जाएंगे। और C कंडीशन है कि वह व्यक्ति जो भारत का निवासी माना जाएगा गत 7 वर्षों में से 730 दिन तक भारत में रहा हो। ये बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन है निवासी होने के लिए। अब 2-3 बातें छोटे छोटे स्पष्टीकरण के रूप में सुन लीजिए। पहली, जरूरी नहीं है कि 182 दिन जहाँ पर लिखा है 365 लिखा, 60 लिखा, 730 दिन लिखा है वो लगातार भारत में रहा हो। आयार चला गया, ये हो सकता है। जरूरी नहीं भारत में उसका कोई परमानेंट हाउस हो, कोई जरूरी नहीं। वो आ सकता है किसी धर्मशाला में, होटल वगैरह में ठहर सकता है, किसी मित्र के यहाँ ठहर सकता है, कहीं भी रुक सकता है, जरूरी नहीं है। तो लगातार वो इन दिनों रहे, आवश्यक नहीं है। ये भी आवश्यक नहीं है कि भारत में उसका कोई घर होना चाहिए, किसी भी जगह रुक सकता है, मित्र के यहाँ किसी और तरीके से रुक सकता है, परंतु भारत में रहता हो। ये इन अवधियों में जो अवधियां दी गई हैं तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा इसकी एक और बात, यदि ये कोई व्यक्ति पूरी कर देता है तो वो भारत का निवासी होगा। कोई व्यक्ति यदि आधारभूत शर्त जो ए कैटेगरी में लिखी थी, ए कैटेगरी में जिसके 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, बताया था आपके सामने। तो यदि कोई इस ए में से फर्स्ट या सेकंड कोई एक शर्त पूरी कर देता है
तो वो भारत का निवासी कहलाएगा। ये रेजिडेंट की परिभाषा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पहली शर्त को पूरी नहीं करता, जो कि बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक है, मूलभूत शर्त, बेसिक को पूरी कर देता है तो रेजिडेंट, बेसिक को पूरी नहीं करता है, नॉट फुलफिल्ड बेसिक, इसको तो पूरी नहीं करता, परंतु जो बी और सी है उन दोनों का, दोनों में किसी एक को पूरी कर देता है तो वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। वह भारत में असाधारण निवासी होगा। फिर सुनिएगा, कोई व्यक्ति जो पहली शर्त है ए, जिसके दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरी कर देता है तो वो भारत में निवासी होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति जो पहली शर्त को तो पूरी नहीं करता है, परंतु दूसरी और तीसरी बेसिक कंडीशन को छोड़कर एडिशनल कंडीशंस जो है उनको पूरी करता, दोनों को है, दोनों से किसी एक को भी, तो वो भारत का निवासी तो नहीं है, परंतु भारत में असाधारण निवासी होगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरी, नॉन रेजिडेंट, यदि कोई व्यक्ति पहली शर्त को पूरी नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भारत में अनिवासी होगा। पहली शर्त को पूरी नहीं करता है तो वह भारत में अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बस समझ आया कि तो ये तीन ये स्थितियां हैं, इन तीनों के अंतर्गत हम इनकम टैक्स में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो व्यक्ति रेजिडेंट का है, रेजिडेंट कैटेगरी का है, नॉन ऑर्डिनरी का है या नॉन रेजिडेंट का है, कि फिर तीनों में फिर नियम टैक्स कैलकुलेशन के लिए अलग अलग आते हैं। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना होगा। ये है व्यक्ति के बारे में। अब ये HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी तीन कैटेगरी के होंगे, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है। पहली शर्त, इसमें तीन शर्तें हैं। जिस HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, मैनेजमेंट और कंट्रोल, जिस शब्दों का ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्टली और होली, आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से भारत के किसी भी हिस्से से होता हो तो वो भारत में निवासी होगा, वो HUF भारत का निवासी माना जाएगा। यदि किसी HUF का मैनेजमेंट और कंट्रोल, प्रबंध और नियंत्रण आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भारत के किसी भी हिस्से से होता हो तो वह भारत, HUF भारत का निवासी होगा। दूसरी कंडीशन, कर्ता इज रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया for 2 years out of 10 previous year। यदि HUF का कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, जिसके आदेश को, जिसके बातों को परिवार के हर व्यक्ति मानते हो, वो हेड ऑफ द फैमिली होता। जनरली कि कोई मेल होता जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, पर कहीं कहीं फीमेल भी हो सकती है। खैर, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, जिसे हम कर्ता कहते हैं यहाँ पे,
कर्ता भारत में निवासी रहा हो या असाधारण निवासी रहा हो गत 10 वर्षों में से 2 वर्ष तक, गत 10 वर्षों में से 2 वर्ष तक HUF का कर्ता भारत में निवासी रहा हो तो वो परिवार भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा, भारत का निवासी माना जाएगा। थर्ड, कर्ता resides in India for 730 or more days out of 7 previous years। यदि कर्ता हेड ऑफ द फैमिली गत 7 वर्षों में से 730 दिन भारतवर्ष में रहा हो तो वो भारत का निवासी होगा। तो जो व्यक्ति पहली कंडीशन को पूरी कर देता है, इन कंडीशन को पूरी करता है तो वो होगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और जो पहली को तो पूरी नहीं करता है पर दूसरी और तीसरी को पूरी करता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो सेकंड और थर्ड को फुलफिल करता है वो कहलाएगा असाधारण निवासी। जो पहली को पूरी करता है वो निवासी, जो पहली को तो पूरी नहीं करता पर दूसरी और तीसरी कंडीशन पूरी करता है तो वो NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का असाधारण निवासी कहलाता है। और यदि कोई व्यक्ति NRI HUF तब होगा जो पहली कंडीशन को पूरी नहीं करता, नॉट फुलफिल। तो वो भारत में अनिवासी होगा। फर्म और कंपनी के लिए यह नियम है कि जिसका रजिस्ट्रेशन और तथा मैनेजमेंट और कंट्रोल भारत में हो तो भारत की है और भारत से बाहर की हो तो विदेशी है। तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। सबसे बड़ा नियम जो है वो व्यक्ति के लिए लागू होता है रेजिडेंस ऑफ असेसी का। आज ये थ्योरी की बातें भी पूरी होती हैं और इसमें रेजिडेंस ऑफ असेसी के बारे में आपको बताया। करदाता का निवास स्थान थ्योरी के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। परीक्षा में इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता। हाँ, कभी कभार कोई बात हो जाती है पर कभी बहुत ज़्यादा उपयोग इसका नहीं हुआ। नेक्स्ट सेशन से अब बड़े अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर बात करना शुरू करेंगे और कल शुरू होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से प्राप्त आय किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उस पर बात करेंगे। तो प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। मुझे लगता है कि ये सेशन भी आपको आपकी लाइकिंग का होगा, तो यदि ऐसा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।